नमस्कार। मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आज हम लोगों का विषय एविडेंस एक्ट का है। थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, थोड़ा कोविड का डर भी निकल गया है। जो बच्चे हैं वो वापस आ गए हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर भी हमारे ऊपर बढ़ गया है, क्योंकि कोर्ट्स भी प्रॉपर रन कर रही हैं इस वक्त। तो काफ़ी काम का प्रेशर है, तो इस वजह से थोड़ा वीडियोस हो सकता है कि प्रॉपर टाइम पे ना होके थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, तो वो खैर आप लोगों के काम की ही चीज़ें रहेंगी। उम्मीद है आप लोग मेरी क्लासेस को अनअकैडमी पर भी फॉलो कर रहे होंगे। वहाँ पर भी आपके लिए वो फ्री क्लासेस हैं मेरी। बार बार कुछ बच्चों को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री है। पूरा आईपीसी में पढ़ा रहा हूँ, उसका चार्ज आपको अनअकैडमी पे नहीं लगेगा। उसके बावजूद कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कह रहे हैं कि क्यों आप वहाँ पे ज्वाइन कर लिए। बहरहाल मेरा काम है आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पहुँच बनाना। जो बच्चे वहाँ पे मेरे साथ में जुड़े हैं वो उस चीज़ का लाभ समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल रहा है। चलिए, आज का जो हमारा विषय है वो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 कॉन्स्पिरेसी और इररेलिवेंट फैक्ट्स पे ही हमारी बात होनी है, क्योंकि आज दोनों ही सेक्शन एक तरीके से एक्सेप्शनल सेक्शंस हैं। जो जनरल रूल है, सामान्य नियम, उसके विरुद्ध हैं दोनों के दोनों सेक्शंस। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 किस तरीके से क्या चीज बोल रहे हैं वो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। लेट अस क्रैक पीसीएसजे विद एन अकेडमी। मेरा कोड SLAW10 यूज करिए और अपने अन अकेडमी पर किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे तो 10% उस पर डिस्काउंट मिलेगा। और अब अन अकेडमी पर जुडिशरी पीसीएसजे की प्राइस हाइक बहुत जल्दी ही होने वाली है, इसलिए जल्द से जल्द एनरोल करिए। मेरा कोड SLAW10 यूज करिए और 10% का डिस्काउंट अपने कोर्स फीस पर पाइए। जुडिशरी की मेन की टेस्ट सीरीज आपको पूरी मिलेगी, जिसमें 10 क्वेश्चंस 90 मिनट्स मिलेंगे आपको। एमपी पीसीएसजे प्रीलिम्स और मेंस के प्रिपरेशन का बैच आपको मिलेगा, जो कि मार्च 16 से शुरू हो चुका है, 6 मंथ की ड्यूरेशन का। इसी तरह आप अपनी फ्री टेस्ट सीरीज से अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को इनहैंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और एक्सपर्ट गाइडेंस जुडिशरी 2022-23 के प्रिपरेशन के लिए आप एक्सपर्ट गाइडेंस भी ले सकते हैं। इसी के साथ में कोई डाउट आपको ना रहे किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट पे, इसलिए 1:1 लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशरी आइकॉनिक नाउ भी अब लाइव है, और साथ ही साथ ये प्राइसिंग प्लान्स हैं जो कि आप अन अकेडमी के वेबसाइट पर जब जाएंगे तो देख सकते हैं, और ये हैंडल्स हैं जहां से आप अन अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड SLAW10 आप यूज करिए और जल्द से जल्द एनरोल करिए और 10% का डिस्काउंट पाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 में सबसे पहले एक हम लोग जनरल रूल जानते हैं, एक सामान्य नियम। सामान्य नियम क्या है कि किसी भी व्यक्ति ने यदि कोई स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट हिम ओनली। मतलब अगर इफ एनी पर्सन has given any statement, it shall be applied only upon him, केवल उसी के ऊपर अप्लाई करेगा, एंड नॉट अपॉन अदर्स। यही सामान्य नियम है। दूसरे के ऊपर अगर कोई भी स्टेटमेंट कोई व्यक्ति देता है तो उसी के ऊपर लागू होगा, दूसरे पे नहीं। अभी हम लोग आगे एडमिशन कन्फेशन पे इसको और डिटेल में देखेंगे। तो अब देखिए सेक्शन 10 क्या बोलता है। सेक्शन 10 इसी सामान्य नियम का अपवाद है। सेक्शन 10 की हेडिंग क्या है? थिंग्स सेड और डन बाय आ कॉन्स्पिरेटर, षड्यंत्रकारी द्वारा कहा गया या किया गया कोई कार्य जो कि इन कॉमन डिजाइन, जो कि सामान्य
परिकल्पना में हो, सामान्य परिकल्पना में। यहां पे किसकी बात हो रही है? सामान्य परिकल्पना मतलब इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन की बात हो रही है। तो जो भी चीजें षड्यंत्रकारी द्वारा या कॉन्स्पिरेटर द्वारा कॉन्स्पिरेसी के दौरान कही जाती हैं, कॉमन इंटेंशन जब एग्जिस्ट करना पहली बार शुरू हुआ, वहां से लगा के जब तक रहा, उस दौरान जो भी चीज कही सुनी जाती है, केवल उस दौरान की बात ये कर रहा है सेक्शन 10। तो वो अगर एक की बात हो रही है, एक कोई अपना स्टेटमेंट ऐसे में देता है, तो वो सभी पर लागू होगा। हम लोगों ने कॉमन इंटेंशन के लिए सेक्शन 34 में 34 आईपीसी में हम लोगों ने कॉमन इंटेंशन, उसका सिमिलर इंटेंशन से कैसे कॉमन इंटेंशन डिफरेंट है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग आईपीसी की क्लास जो अनअकैडमी पे चल रही है उस पर प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं। जो बहुत से बच्चे यूट्यूब के मेरे वहां पे जुड़ गए हैं, तो वो इस चीज को जान रहे हैं और वो फ्री में पढ़ रहे हैं, कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, इस सामान्य नियम के विरोध में यहां पे क्या है कि यहां पे अगर कॉन्स्पिरेसी के दौरान, कॉमन इंटेंशन के दौरान कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति द्वारा कही जा रही है, की जा रही है या लिखी जा रही है, ऐसे में वो सभी पर लागू होगी, सभी के विरुद्ध लागू होगी। तो ये जो सामान्य नियम है उसी का ये अपवाद हो गया, यानी कि सेक्शन 10 इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। सेक्शन 10 इज एक्सेप्शन, अपवाद है, ये सामान्य नियम का अपवाद है, इज एक्सेप्शन टू कॉमन रूल। ठीक है, तो अब यहां पे जो भी बात है, जो भी कही गई है किसी भी ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी, किसी भी सदस्य के द्वारा, वो किस पे अप्लाई हो सकती है? कॉन्स्पिरेसी में जितने भी सदस्य शामिल हुए हों। इट कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्पिरेसी विच इज अगेंस्ट द जनरल रूल। ठीक है, अब देखिए यहां पे सेक्शन 10 इनकॉर्पोरेट्स ब्लैक्स थ्योरी, ब्लैक्स थ्योरी को इनकॉर्पोरेट करता है। ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 10 है, आर वर्सेस ब्लैक के मामले में, आर वर्सेस ब्लैक के मामले में यह धारित किया गया कि जो सेक्शन 10 है, जो प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी पर ही आधारित है, प्रिंसिपल ऑफ अभिकरण के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, और इसी को अप्रूव किया सुप्रीम कोर्ट ने शार्दुल सिंह के केस में, शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। आप लास्ट ईयर के, अगर जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप मेरे बताए अनुसार तैयारी कर रहे होंगे, तो आपका जो एक्ट है, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी एक्ट जब आप शुरू करेंगे तो कैसे कैसे सारी डिटेल्स आपको दी थी। अगर वो आप फॉलो कर रहे होंगे तो जो क्वेश्चंस आपने नोट किए होंगे उसमें अगर आपने देखा होगा, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले दोनों केस लॉज हैं। आर वर्सेस ब्लैक भी पूछा जाता है, कहां पे अप्लाई होता है, साथ ही साथ शार्दुल सिंह का केस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 10 में रेलिवेंट हो क्या रहा है, व्हाट इज रेलिवेंट इन सेक्शन, अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या रेलिवेंट हो रहा है, तो यहां पे देखिए एनीथिंग, कुछ भी जो कि, एनीथिंग सेड, जो कि कही गई हो, कोई भी चीज जो कही गई हो, डन या फिर की गई हो, और रिटन या लिखी गई हो। सेड, डन और रिटन, कही गई हो, की गई हो, लिखी गई हो, किसके द्वारा? बाई एनी वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर, मतलब किसी एक षड्यंत्रकारी के द्वारा, बाई एनी वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर, किसी भी एक षड्यंत्रकारी के द्वारा जो बात कही गई हो, की गई हो या लिखी गई हो, वही उसी पे ये लागू होता है। और किस रेफरेंस में लिखी गई हो? इन
रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, सामान्य परिकल्पना में, यानी कि कॉमन इंटेंशन की ही बात आ रही है। अब इंटेंशन की बात हो रही है, जब सिमिलर कॉमन इंटेंशन हो सब लोगों का, कई उसमें कॉमन इंटेंशन में कई लोग शामिल होते हैं कॉन्स्पिरेसी के पार्ट पे, उसमें जब सब लोग शामिल हैं, किसी भी एक द्वारा जो भी कुछ कहा गया हो, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन अदर्स ऑल्सो, दूसरे पर भी लागू होगा। अब देखिए, दो शर्तें सेक्शन 10 में भी दी गई हैं, दो कंडीशंस भी दी गई हैं कि कब ये रेलिवेंट होगा, ये जो चीजें सेड, एनीथिंग सेड, डन और रिटन, कब रेलिवेंट होगा, व्हेन रेलिवेंट, या इसको कह लीजिए कि कब सुसंगत होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 10, धारा 10 के एप्लीकेबिलिटी के लिए, लागू होने के लिए क्या चीज आवश्यक है। तो इसमें दो शर्तें दी गई। ये जो एनीथिंग सेड, डन और रिटन, ये किसमें होनी चाहिए? पहली चीज, ये ऐसी चीज कही गई हो, की गई हो या लिखी गई हो, किसमें? इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, सामान्य परिकल्पना में, यानी कॉमन इंटेंशन के दौरान, है ना। और दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आफ्टर सच टाइम, उस वक्त के बाद ये लागू होता है जब फॉर फर्स्ट टाइम इंटेंशन वॉज डेवलप्ड, जब पहली बार जो इंटेंशन था वो फर्स्ट एंटरटेन हुआ, पहली बार जब जो दिमाग में सोचा था उसको पहली बार जब एंटरटेन किया गया, जब पहली बार उसके बारे में सोचा गया, उसके बाद से लेके जब तक सोचा गया, जब तक कॉन्स्पिरेसी रही, तब तक के बीच में ही जितनी चीजें कही गई, करी गई या लिखी गई, ये रेलिवेंट होता है। अब देखिए, कॉन्स्पिरेसी भी या तो सिविल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। अब अगली चीज यही है, कॉन्स्पिरेसी में भी सिविल और क्रिमिनल। तो अब बताइए, अगला प्रश्न यही है कि ये जो सेक्शन 10 है, ये किस कॉन्स्पिरेसी पे लागू होता है? सिविल कॉन्स्पिरेसी पे या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे? तो यहां पे आप ध्यान रख लीजिए कि यहां पे सेक्शन 10 इज एप्लीकेबल ऑन बोथ कॉन्स्पिरेसी, सिविल कॉन्स्पिरेसी पर भी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आखिरी एक चीज और इस सेक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि यूटिलिटी क्या है, इसका प्रयोग कहां पे, किस लिए, किस चीज के लिए किया जाएगा। तो यूटिलिटी इसकी क्या है? देखिए, आइए यूटिलिटी इसकी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा के फिर यूटिलिटी देख लेते हैं। यूटिलिटी ऑफ सेक्शन 10, इससे आप क्या प्रूफ करेंगे, क्या साबित करेंगे? तो यहां पे आप दो चीजें साबित करेंगे। पहली चीज आप करेंगे कि कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र एग्जिस्ट कर रहा था, यानी मौजूद था। पहली चीज कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही थी, यानी षड्यंत्र मौजूद था। और दूसरी चीज कि दैट द पर्सन वॉज मेंबर ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। इसका आप इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। पर्सन इज मेंबर ऑफ कॉन्स्पिरेसी, उस षड्यंत्र का जो व्यक्ति है वो पार्ट था, वॉज द मेंबर ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी। इतनी चीजें यहां से प्रूव हो रही हैं। यहां पे एक चीज और देख लीजिए कि ये केवल और केवल कॉन्स्पिरेसी के दौरान की बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर का केस था, एम्परर का मामला था। इसमें प्रिवी काउंसिल ने यह धारित किया कि कोई भी चीज बिफोर द कॉन्स्पिरेसी या आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी, जो भी बात कही गई हो, लिखी गई हो या फिर की गई हो, उस पर सेक्शन 10 लागू नहीं होता है। यानी कि सेक्शन 10 कहां से कंसर्न्ड है? ओनली विद द प्रेजेंट स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी।
पास्ट और फ्यूचर दोनों ट्रांजैक्शन, दोनों सम व्यवहार पे धारा 10 लागू नहीं होगा। इस पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस था सुप्रीम कोर्ट का, भगवान स्वरूप का केस, ये भी पूछा गया है। आप अगर पुराने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपने नोट किए होंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो ये हम लोगों ने आज पहला अपवाद पढ़ा सेक्शन 10 के रूप में, जो कि सामान्य नियम का अपवाद है। अब जो दूसरा सेक्शन आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 11, वो भी सामान्य नियम, वो तो पूरे मेन जो एविडेंस एक्ट का सामान्य नियम है, जनरल रूल है, उसके ही विरुद्ध है, उसका ही अपवाद है। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने शुरू में एविडेंस एक्ट शुरू किया था तो क्या देखा था, एविडेंस किनका दिया जाएगा, एविडेंस या तो दिया जाएगा, एविडेंस में बी गिवन ऑफ किसका, या तो फैक्ट इन इशू का और या फिर रेलिवेंट फैक्ट का, एंड नो अदर्स, इसके अलावा किसी का नहीं, या तो फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट, या तो सुसंगत तथ्य या तो विवादक तथ्य। अब देखिए सेक्शन 11 क्या है, ये इस तरीके का अपवाद है। और ये रेलिवेंट फैक्ट कहां से कहां तक है, सेक्शन 6 से 55 के बीच में है। अब देखिए ये जो सेक्शन 11 है, ये 6 से 55 के बीच में शामिल है ही नहीं। क्योंकि अगर इस सेक्शन की हेडिंग आप पढ़िए तो वहां पे लिखा हुआ है फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट। देखिए हेडिंग क्या है सेक्शन 11 की, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, यानी कि नॉट अदरवाइज रेलिवेंट का क्या मतलब हुआ, इररेलिवेंट फैक्ट, यही तो हुआ। नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट। अब देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि जो इररेलिवेंट फैक्ट है, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, जो कि सामान्यतः सुसंगत नहीं है, यानी कि असुसंगत तथ्य, वो क्या हो जा रहा है, सुसंगत हो जा रहा है। कब हो रहा है, यही सेक्शन 11 का अपवाद है। यानी कि नॉर्मली फैक्ट, वही फैक्ट का एविडेंस दिया जाएगा जो कि सुसंगत होंगे, लेकिन जो सुसंगत नहीं है सेक्शन 11 उनको भी शामिल कर रहा है कि वो भी सुसंगत हो सकते हैं। कब, वही फैक्ट जो अभी तक सुसंगत नहीं थे वो सुसंगत हो रहे हैं। अब यहां पे सेक्शन 11 दो बातें करता है। पहली बात करता है इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स की, इनकंसिस्टेंट फैक्ट यानी कि असंगत तथ्य, ठीक है। और दूसरा फैक्ट शोइंग हायर प्रोबेबिलिटी, फैक्ट शोइंग हायर प्रोबेबिलिटी, हायर प्रोबेबिलिटी और हायर इम्प्रोबेबिलिटी, मतलब वो तथ्य जो कि या तो बहुत ज्यादा अधिसंभाव्य है और या तो बिल्कुल ना हो, बिल्कुल अधिसंभाव्य नहीं है, अनधिसंभाव्य है। तो उन फैक्ट की बात हो रहा है। तो व्हाट आर इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स, ये असंगत तथ्य क्या होते हैं, ये वो तथ्य हैं जब दो तथ्य, वन फैक्ट एंड सेकंड फैक्ट, ये इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत है, इतना अलग है एक दूसरे से कि दोनों साथ में, दोनों का को एग्जिस्टेंस, साथ में दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। को एग्जिस्टेंस इज इम्पॉसिबल, एग्जिस्टेंस इज इम्पॉसिबल। दोनों चीजें एक साथ, दोनों फैक्ट्स एक साथ एक जगह नहीं रखे जा सकते। हमने लास्ट क्लास जो पढ़ी थी वो सेक्शन 9 था। सेक्शन 9 में हमने रिबटिंग फैक्ट्स पढ़ा था। वही रिबटिंग फैक्ट्स, दे आर पार्ट ऑफ इररेलेवेंट फैक्ट्स। वहां पे वो रिबटिंग फैक्ट्स हो रहे थे, यहाँ पे आप इररेलेवेंट फैक्ट्स में वो चीज देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स अगर आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी का, मान लीजिए ए का कत्ल लखनऊ में हुआ है और बी उस वक्त रशिया में थे,
जिस वक्त कत्ल हुआ। अब बी के ऊपर इल्जाम है कि बी ने ए का कत्ल किया, लेकिन बी ने इतने पुख्ता सबूत रखे हैं कि मैं तो रशिया में था, कि जिसको डिनाई किया नहीं जा सकता। तो दोनों फैक्ट एक साथ नहीं हो सकते। या तो बी ए को लखनऊ में मार सकते हैं, और या तो बी अगर रशिया में है तो दोनों एक जगह एक टाइम पे एक समय पे दोनों एग्जिस्ट साथ में नहीं कर सकते। दोनों फैक्ट, एक ही फैक्ट कोई एग्जिस्ट करेगा। इसी को कहा जाता है प्ली ऑफ एलिबियाई। चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल देख लें हम लोग, जैसे सुसाइडल डेथ हो गया, या सुसाइडल डेथ हो गया, नॉन एक्सेस हो गया, ये सब चीजें, सर्वाइवल ऑफ डिसीज, मान लीजिए डिसीज है वो बचा हुआ है, दोनों फैक्ट एक साथ नहीं, या तो मर गया या तो बच गया, तो दोनों फैक्ट एक साथ नहीं रह सकते। ये सब चीजें उसमें शामिल होती है। यहां पे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है, प्ली ऑफ एलिबाई। ये एक लैटिन वर्ड है, प्ली ऑफ एलिबाई, यानी कि इसका तात्पर्य है कि आप उस जगह पर उपस्थित नहीं थे जहां पे आपको कहा जा रहा है, यही है इसका मतलब। अच्छा, इसके लिए शर्तें क्या शामिल है? ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है और कई जगह पूछा भी गया है, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था। ये प्ली ऑफ एलिबियाई पे अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, और यहां पे कोर्ट ने यह धारित किया कि इट मस्ट बी प्रूव्ड, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ तो उस व्यक्ति के ऊपर है जिसको अगर वो नहीं देगा प्रूफ तो उसका नुकसान होगा। सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट का आप देख सकते हैं। तो ये लैटिन वर्ड है, मस्ट बी प्रूव्ड बाय स्ट्रॉन्ग एविडेंस, बहुत ही पुख्ता सबूतों के साथ में। और अगर वो पुख्ता सबूत देने में अक्यूज्ड नाकाम होता है तो कोर्ट उल्टा इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लेगी, फेल्योर हो जाएगा, वो नहीं साबित कर पाया कि मैं वहां पर था, दूसरी जगह पे प्ली ऑफ एलिबियाई को साबित नहीं कर पाया, तो ऐसे में फेल्योर पे एक और इंपॉर्टेंट केस है, आप लोगों ने सुना होगा, ये पूछा भी गया है एग्जामिनेशन में, शहाबुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ असम। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है कि अगर फेल्योर हो जाता है, अगर अक्यूज फेल कर जाता है ये प्रूव करने में ये प्ली ऑफ एलिबियाई का फैक्ट, तब कोर्ट उसके अगेंस्ट में इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लेगी कि इसी ने ये कत्ल किया है, यहीं पर ये व्यक्ति था। तो ये तो हो गया पहला इनकंसिस्टेंट फैक्ट के बारे में। अब दूसरा किसकी बात कर रहा है? हायर प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी। दूसरी बात हो रही है, जो सेक्शन 11 बात कर रहा है वो हायर प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस इस पे है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा उसको, इस केस के फैक्ट्स को आप लोग देख लीजिएगा। नुपुर तलवार वर्सेस सीबीआई का केस था ये हायर प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी पे ही आधारित ये केस था, पूरा इसी पे हुआ था। इसी तरीके से प्रीवी काउंसिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पंचू दास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है। ये भी बहुत कि मान लीजिए, ये इस तरीके से समझिए कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि कोई व्यक्ति, सेक्शन 10 से ही रिलेट कर दे, कोई व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, एनी पर्सन वॉज पार्ट ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र का हिस्सा था अगर, तो इसका मतलब इसको ये हाईली प्रोबेबल हो गया कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही थी, तभी वो उसका पार्ट हुआ, यानी कि हाईली प्रोबेबल हो गया। ठीक है, तो ये है दोनों सेक्शन, जो कि दोनों अपवाद हैं सामान्य नियम के, जनरल रूल के। ये आप लोग देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, और इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर करते रहिए, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो कमेंट जरूर करिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोगों के लिए वो एनर्जी बूस्टर्स की तरीके से होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।